देखो सबसे पहले अब हम करवा देते हैं शुभम आ गया सर। न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन मेटल डेफिशिएंट के बेस पर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले मुझे बताओ मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट क्या होता है। मेटल एक्सेस में मेटल डेफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में और मेटल डेफिशिएंट में क्या डिफरेंस है बताना जरा एक बार। दीपेश रोहित। सर मेटल एक्सेस में तो वो बाहर निकल जाता है सर कैटायन, और फिर वो जो आसपास के होते हैं वो उसकी वैलेंसी को पूरे करते हैं सर चार्ज देकर। और उसमें मेटल डेफिशिएंट में सर वो होता कम होता है सर चार्ज। मेटल में मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल ज्यादा होता है नॉन मेटल के कंपैरिजन में, और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में मेटल की संख्या नॉन मेटल के कंपैरिजन में कम होती है। नाम से ही पता लग रहा है ना, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट और मेटल एक्सेस। और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, ये डिफेक्ट मेटल डेफिशिएंट सिर्फ वही दे सकते हैं जिसके अंदर मेटल के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपर्टी हो। ठीक है ना, जिसमें मेटल के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी होती है वही ये डिफेक्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहां तक हमने डिस्कस कर ली थी। अब आ जाते हैं, इसके पहले तो मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी दो प्रॉपर्टी रह जाएंगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और फिर बाद में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो फिलहाल एक बार इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो अभी मैंने कहा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में मेटल कम पाया जाता है। मतलब जनरली क्या है, जनरली ये है कि मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट वाले क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, मेटल कम मिलेगा नॉन मेटल ज्यादा मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखना। एग्जांपल मान लिया आपको दे रखा है, मान लिया आपके पास कोई भी मेटल का ऑक्साइड है। MO क्या है, MO इज योर मेटल ऑक्साइड। सपोज MO इज अ मेटल ऑक्साइड। मान करके चले बेटा MO क्या है आपका मेटल ऑक्साइड, जिसके अंदर M मेटल है, O ऑक्सीजन है। दो एलिमेंट के मिलने से बना है, मेटल और ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसमें मेटल और ऑक्सीजन में अभी कहा मैंने, अगर इसमें मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट देगा, इफ इट शो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट metal deficient defect, then it can be represented by represented as, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो, मेटल कम उतारो ना सर ये। मेटल कम होगा और बेटा नॉन मेटल ज्यादा होगा। मेटल कम मिलेगा और नॉन मेटल ज्यादा होगा। देखो कैसे, जैसे मैं इसको लिख देता हूं, मान लिया आपको दे रखा है फार्मूला डिस्टर्ब मिलेगा, फार्मूला आपको दिया मिलेगा m 0.93, ध्यान देना, और O दे रखा है आपको 1.00, ध्यान दें, ये आपको दे रखा है। और दूसरा ये हो सकता है, इसके अलावा आपको ये भी दिया हो सकता है m 0.98, O 1.00। तो मैं बस आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन करने से पहले इस बात को समझे, ताकि हमें क्वेश्चन को देख करके ये ना पता लगे कि ये क्या गया। ठीक है, हमें क्या पूछ रहे हो सर? ये कौन सा टॉपिक चला आज मैं नया आया हूँ सर। कोई बात नहीं, अभी कंटिन्यू करो एक दो दिन के लिए, ठीक है ना। कल से आज कोशिश करेंगे, आज वाला जो आगे होगा इसके बाद, इस टॉपिक के बाद नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। अभी कंटिन्यू करो, इसी को समझ में आएगा, कुछ दो तीन बातें इनको कंटिन्यू करो, ठीक है। और बाकी का फिर ये कौन सा है सर? वैसे कौन सा है सर? ये डिफेक्ट इन क्रिस्टल है टॉपिक आपका, डिफेक्ट इन क्रिस्टल। फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम कर रहे हैं इसमें डिफेक्ट इन क्रिस्टल।
डिफेक्ट में नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर। हाँ, अभी कंटिन्यू करो, इसके बाद अगला टॉपिक आएगा तो नए सिरे से स्टार्ट करें, वो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल जो आपको दे रखा है मेटल 0.93 और ऑक्सीजन आपको दे रखा है 1.00, ये मान लिया आपको दिया हुआ है। अब इस केस में देखो, इस वाले केस में ये बिखरने का मतलब क्या है, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, तो देखो जरा ध्यान से, ये सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर m दे रखा है 0.93, O दे रखा है 1.00, यानी O की क्वांटिटी, O का नंबर तो है 1, और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में मेटल का नंबर है 0.93, मींस दैट इज लेस देन 1 से छोटा है, क्या वो 1 से छोटा, वो 1 से छोटा है, तो मेटल आपको 1 से छोटा दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू जो नंबरिंग है वो 1 से छोटी दे रखी है, इसका मतलब है मेटल कम है, नॉन मेटल ज्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब बेटा ये है, मेटल डेफिशिएंट के जो डिफेक्टेड क्रिस्टल होते हैं उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उनमें रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए मिलेंगे आपको उसमें फार्मूले को इस तरह से दिखाया जाता है। आ गया समझ में, मतलब ये लिखने का मतलब सिर्फ यही है, ये इस बात को शो करता है कि इसमें मेटल कम है, नॉन मेटल ज्यादा है, यानी कि मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट शो करता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर? हाँ बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं फिर इसके बाद। चलो, तो ये है आपका मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब इसके क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, तो क्वेश्चन लिखो एक बार, नोट हो गया, नोट हो गया बेटा ये, चलिए नोट करो फिर आगे करना श्री है। हाँ नोट करना था, नोट नहीं किया, ना सर। नोट करो फटाफट से, आगे पे लिखवा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, क्या लिखा था मैंने, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने लिखा था m 0.93 O 1.00, ये आपको एक दे रखा है, एक क्रिस्टल दिया हुआ, दूसरे एग्जांपल में आपको दे रखा है, ये पहला एग्जांपल है m 0.98 O 1.00 या O 1.0, जल्दी नोट करो। MO मेटल ऑक्साइड है, इफ इट शो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, अगर मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट देगा दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो मेटल डेफिशिएंट में हमेशा मेटल और नॉन मेटल के फार्मूले को ऐसे दिखाया जाता है, मेटल कम, नॉन मेटल ज्यादा, फ्रैक्शन में दिया मिलेगा, नॉन मेटल आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में दिया मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके, कर दो भैया, हो गया नोट। क्वेश्चन है जैसे न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके बेस पर, लिखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ +2 and +3 oxidation state of metal in M 0.93 O 1.0 O 1.0 एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपको बेटा ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया हुआ है, और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको उसमें +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का फ्रैक्शन निकालना है। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट इज गिवन बाय ओनली दोस कंपाउंड, दोस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स which have variable oxidation state property, जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी होती है वही मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसी के बारे में, तो देखो जरा इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, सबसे पहले अगर मुझे +2 और +3 कैलकुलेट करना है, +2 और +3 कैलकुलेट करना है, तो इनमें से किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लो,
x मान लेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर लेट x इज द नंबर ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट containing metal ions, या ये क्या है, ये M+3 के एटम्स हैं। x मान लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M+3, ठीक है। तो अब मुझे बताओ टोटल मेटल के एटम का फ्रैक्शन कितना है। टोटल मेटल के एटम दे रखे हैं 0.93 और इन्होंने कह दिया 0.93 में से x क्या है, x है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेनिंग मेटल। तो मुझे बताओ +2 वाले कितने बचेंगे, +2 वाले बचेंगे कितने, इसमें से x माइनस कर दो तो +2 वाले बचेंगे, क्या बचेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। तो 0.93 माइनस x ये क्या है, ये है नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M+2 ये मेटल की सेकंड ऑक्सीजन स्टेट के मेटल है, कितने हैं 0.93 माइनस x और x मान लेते हैं कितना है +3 के लिए, और ये रिमेनिंग क्या बचेंगे +2 के लिए बच जाएंगे, ठीक है। अब मुझे दोनों के x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी है, ठीक है, पुट कर देंगे और आ जाएगा आपका आंसर। तो x कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां देखो जरा ध्यान से, मुझे एक बार बताओ आपके पास जो भी क्रिस्टल दे रखा है MO, मान करके चले MO जो है, MO में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बेटा, MO का नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है फार्मूले में, ऑक्सीजन नेगेटिव वैलेंसी में, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है -2 आता है, बोलो -2। और अगर ऑक्सीजन पे -2 है तो मेटल पे कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव वैलेंसी, अगर नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट -2 है तो पॉजिटिव कितना आना चाहिए +2 आना चाहिए। यानी कि आपके पास ये जो फार्मूला है, आपके पास M0.93 O दे रखा है, O 1.0 दे रखा है, इसमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज तो है -2, टोटल पॉजिटिव कितना बेटा +2। मैं लिख देता हूं यहाँ पर +2 क्या है, टोटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2, टोटल नेगेटिव कितना बेटा, टोटल नेगेटिव है आपका -2, टोटल नेगेटिव क्या है -2 है। तो क्या करो, इस टोटल पॉजिटिव के अंदर सब +2 और +3 दोनों प्रेजेंट है, तो कैसे कैलकुलेट करें, जितना भी टोटल +2 और +3 है उसको +2 के बराबर कर दो। मैंने कहा इस मेटल के अंदर जितना भी चार्ज है, जितना भी +2 +3 का जो चार्ज है उसको टोटल के इक्वल कर दो। तो टोटल के इक्वल कर देंगे तो टोटल पहले तो +2 +3 का निकाल लो कितना कितना है, +3 वाले मेटल कितने हैं x हैं, और चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पर, तो लिख देता हूं यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज इन फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल के फॉर्मूले में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना बेटा +2, टोटल पॉजिटिव चार्ज है +2, ठीक है। तो इसके इक्वल कर दो, ठीक है। तो टोटल कौन कौन से हो जाएंगे, मेरे पास x एटम का +3 वाले, और +3 चार्ज कितने एटम पे x पे, तो ये हो जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाय x, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या है 3 क्या है पॉजिटिव चार्ज, +3 चार्ज ऑफ द M+3 एटम्स, x उतने एटम्स हो जाएंगे, तो टोटल x एटम के +3 चार्ज कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस ऐसे ही +2 चार्ज, टोटल +2 चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल +2 चार्ज हो जाएगा जितने एटम्स हैं मल्टीप्लाई बाय 2, तो भाई 2 को मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से बेटा, टोटल +2 चार्ज से कितने जितने भी एटम्स होंगे, तो टोटल कितने एटम हैं जिन पर +2 चार्ज है 0.93 माइनस x, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.93 माइनस x से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी इसके इक्वल कर देंगे +2 के बराबर। यहां से सॉल्व करो और मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका 3x, ये कितना हो गया 3x प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2 × 0.93 माइनस 2x हो जाएगा,
क्या हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 2 इंटू 0.93 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और 1.86, ठीक है। आई थिंक ये 1.86 बन जाएगा। तो ये बन गया आपका 1.86 माइनस के 2x इज इक्वल टू +2 के बराबर कर दो। इसको किसके बराबर कर दो, इसको +2 के इक्वल रख सर दो। ये खाली x नहीं आएगा सर, और 2x मतलब माइनस हुआ और सर, क्या, x नहीं बेटा -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 0.93 minus x, 0.93 minus x क्या है, these are the number of atoms of m+2 के टोटल एटम इतने हैं, तो टोटल +2 चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल +2 चार्ज हो जाएगा जितने एटम में मल्टीप्लाई +2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल +2 वाले एटम से। टोटल +2 वाले एटम कितने हैं, 0.93 minus x मल्टीप्लाई बाय 2। तो एक बार 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस, फिर एक बार जो है 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को 0.93 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 1.86 आ गया। 2 को फिर x से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए कितना आ गया, माइनस के 2x आ गया। क्लियर है अब बेटा, दिवेश हाँ सर। क्लियर है भाई। यस सर। हाँ तो बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब सॉल्व करो, बताओ कितना आया। अब ब्रैकेट को हटा दो बेसिक से, साइन एच सी रह जाएंगे। तो 3x, ये 3x है, ये माइनस का 2x है, कितना बच गया, कितना x बच गया बेटा, यहाँ बताओ, इधर लिख देता हूँ, बोलो बताओ भाई। x प्लस का x बच जाएगा, प्लस x प्लस 1.86 0.14 बच जाएगा सर, क्या बेटा, 0.14 बच जाएगा। हाँ ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, +2 के, और इस वैल्यू को उधर ले जाओ, माइनस की हो जाएगी, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ जाएगी 2 माइनस 1.86। तो आपने बताया कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी 0.14 आ रही है दिवेश, 0.14, ठीक है ना। तो 0.14 क्या आ गई, तो 0.14 इज द वैल्यू ऑफ x, और x क्या है, x पे आ जाओ, x हमने क्या कंसीडर किया था, x हमने कंसीडर किया था नंबर ऑफ +3 कंटेनिंग मेटल आयंस। x वो है, x मेटल की संख्या है जिन पर +3 चार्ज है, जिन पर कितना चार्ज है, +3। तो +3 वाले मेटल कितने हैं, x हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.14। अब मुझे बताओ +2 वाले मेटल पर कितना, +2 वाले मेटल की संख्या बताओ कितनी आ जाएगी, +2 वाले मेटल कितने हैं, 0.93 माइनस x है, देखो लिखा मैंने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M2 प्लस 0.79। हाँ वेरी गुड बेटा। तो 0.93 में से ये सबट्रैक्ट कर दो, हो गया। सो 0.93 माइनस x की वैल्यू कितनी, 0.14 सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करने के बाद कितना बचा, कितना बताया बेटा आपने, बताओ 0. ये बच जाएगा यहाँ पर 8, और 8 में से करेंगे तो 0.79, यही आ रहा है 0.79। हो गया, आ गया समझ में, ठीक है भाई। तो ये तो आ गया, ये आ गया भाई, ये आ गई इनकी वैल्यू। अब मुझे निकालना है फ्रैक्शन, क्या निकालना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, गिवन वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दो। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, गिवन वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा और आपका फ्रैक्शन आता है, क्योंकि फ्रैक्शन करने के लिए यही तो किया जाता है। तो x का फ्रैक्शन बता दो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ x, फ्रैक्शन ऑफ x यानी कि m+3, यानी कि x का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी बेटा 0.14, इसको कितने से डिवाइड कर दूं, इसको डिवाइड, टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू है 0.93, डिवाइड कर लो, सॉल्व करो यहां से डिवाइड। ऐसे ही दूसरे का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, दूसरे का फ्रैक्शन आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ m+2 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बताओ। इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, इसकी वैल्यू कितनी आई थी,
इसकी वैल्यू आई थी 0.79 डिवाइड बाय 0.93, यहाँ से डिवाइड किया गया आपका, ये आंसर आ गया। अगर मान लिया एग्जामिनर ये पूछे परसेंटेज लगाओ, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने बस क्या करना है, इस फ्रैक्शन वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते ही आपका परसेंटेज आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज आ गया। किसका परसेंटेज आ गया, परसेंटेज ऑफ +3 मेटल आयन, परसेंटेज ऑफ +2 आयंस, ऐसे निकालेंगे। क्लियर है या रिपीट करूं बेटा? रिपीट करूं क्या, क्लियर हो गया? हाँ भाई बताओ बेटा, क्लियर है? दिपेश, रोहित, बाकी बच्चे बताओ। तो भाई इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, चलो ठीक है ना, कर लोगे क्वेश्चन? क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा? यस सर। ठीक है, शुभम यस सर। कुछ 2-3 बातें समझ में आई? अभी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो, क्योंकि कई दिन से आप अब्सेंट थे इसमें, ठीक है ना? तो अब्सेंट था मैं कई दिन। हाँ, तो नया टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? एक दो दिन ठीक है। क्लास, एक दो दिन क्लास लगा के देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? चलो देखो, अब तो रेगुलर ही, कल से रेगुलर लगाने की सोच रहा था सर, फिर आज दीपेश का फोन आ गया। आज की क्लास जो है 2 टॉपिक बचे हुए अपने मेन टॉपिक हैं, उनको एक टॉपिक में आज करवा देता हूँ, एक टॉपिक जो बचा हुआ है वो कल करवा देंगे। कल लगभग जो है चैप्टर कवर हो जाएगा अपना फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर में आ जाएंगे, नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, ठीक है? तो लिखो भाई, अब अगला टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, या सबसे पहले लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टॉपिक का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सर बुक में किस पेज नंबर पर सर ये? पेज कौन सी बुक है, एनसीईआरटी या कौन सी? प्रदीप की है सर। बेटा ये तो मुझे नहीं पता कौन सी बुक पे है, ये मैं नहीं बता सकता, मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, बोर्ड पे कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, बुक में से ना करो, नोट्स बनाओ साथ ही साथ, मैं जो लिखवा रहा हूँ नोट करते जाओ कॉपी में। आपका बताया हुआ करना ओनली सर। क्या कर रहे हो? मीन्स जो आप मतलब बोर्ड पे कराओगे वही करना है सर। हाँ वही कर लो, फिर उसको घर पे जा आराम से बैठ करके फ्री माइंड से फिर उसको बुक में से आप रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके ठीक है सर। हाँ चलो देखो, टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। देखो सॉलिड की वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज बहुत तरह की होती है, बहुत टाइप की होती है, हमें यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, नोट करो, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो वी हैव टू डिस्कस हियर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो राइट डाउन, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल property, electrical properties of crystalline solids, ये वैसे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी हमें यहाँ जो डिस्कस करनी है दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले नोट करो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सबसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो लिखें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स related to electricity, related to electricity or electrical conductivity, or electrical conductivity. Properties of solids related to electricity or related to electrical, related to electrical conductivity, electrical conductivity. ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज यहां पर मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में। अभी मैंने कहा कि आपने अपनी लाइफ में ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि हमारे आसपास बहुत तरह के ऐसे ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, या ये मान कर चले इंसुलेटर हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सेमीकंडक्टर्स होती है। यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर, आप ये चीज पहले पढ़ चुके हैं, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बस इसको थोड़ा डिटेल में, थोड़ा नए बेस के ऊपर, नए कॉन्सेप्ट पर हम इसको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर सब्सटेंसेस को तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पहले एक होता है आपका कंडक्टर, पहला कौन सा होता है, कंडक्टर। दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, तीसरा होता है इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, जनरली तीन टाइप में इनको क्लासिफाई किया जाता है। एक को कंडक्टर, दूसरे को सेमीकंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है, कंडक्टर किन्हें कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करते हो उनको कंडक्टर बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट ना करें या पार्शियली कंडक्ट करें, विच पार्शियली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ये आप चीज पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, जनरल आप इसके बारे में जानते हैं। तीसरा होता है इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट ना करे, जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट ना करें उनको बोलते हैं इंसुलेटर। तो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस तो लिख लो यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस on the basis of electrical conductivity, on the basis of what, electrical conductivity। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे सब्सटेंस को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला मैं लिख देता हूं, अभी क्या मैंने बताया, कंडक्टर। दूसरे मैंने बताया इंसुलेटर, ठीक है। और तीसरे होते हैं सेमीकंडक्टर, या पार्शियली कंडक्टर, ठीक है। ये कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ये फुली कंडक्ट करते हैं, लिख देता हूं यहाँ पर, फुली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी को फुली कंडक्ट करते हैं। और ये कंडक्ट नहीं करते, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या करते हैं, ये पार्शियली कंडक्ट करते हैं बेटा, पार्शियली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एग्जांपल की अगर जनरली बात करें तो आपको अगर एग्जांपल इनके याद रखना है कि कंडक्टर कौन से हैं, सेमीकंडक्टर कौन से और इंसुलेटर कौन से हैं। अगर हम जब इनकी एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में सबसे पहले आप इसमें लिख लें जो फुली कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो लिखो, नोट करो, ऑल मेटल्स, ठीक है। जनरली लगभग सभी मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को फुली कंडक्ट करते हैं, तो लिख लो मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं वैसे। आयनिक कंपाउंड या तो आयनिक कंपाउंड या तो लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं, या एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं, वो भी कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड स्टेट में की बात करें या एक्वस स्टेट की बात करें, उनको हम कंडक्टर ना बोल करके उनको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलेंगे, या उनको हम बोलेंगे, उनको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलेंगे या इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, उनको सिर्फ कंडक्टर नहीं कह सकते, ठीक है। उनको क्योंकि ये भी दो टाइप के हो जाते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक, या मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। इंसुलेटर में जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं अदर देन कार्बन को छोड़कर, कार्बन तो कंडक्ट करता है भाई, कार्बन में ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट के बारे में सुना हो, ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इवन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। किसके कारण करता है? क्योंकि ग्रेफाइट में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ना। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर के बारे में आपने सुना होगा, और इस चैप्टर में हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ग्रेफाइट हैज अ हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल। तो इंसुलेटर में आपके बन जाएंगे जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़कर, सेमीकंडक्टर मेटलॉइड लिखो, सेमीकंडक्टर में लिखो मेटलॉइड। जितने मेटलॉइड्स होते हैं, जितने मेटलॉइड्स हैं वो आपके क्या हैं? वो आपके सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें आते हैं सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये का हो गया क्लासिफिकेशन। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, दोबारा से ज्वाइन करो एक बार क्लास, ठीक है।